टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा, ये हमारे पास हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन से आई है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये होता है कि अगर ये हमारे पास एसी की वेव है तो इसका आउटपुट या तो इस तरह आएगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल सिर्फ आ जाएंगे, और या तो इस तरह आएगा कि सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल्स आ जाएंगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल गायब हो जाएंगे। जबकि अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर ये हमारे पास एसी की वेव होगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी अपवर्ड आ जाएगा और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये भी ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर विल अलाउ आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है हमारे पास इट विल अलाउ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये होता है हमारे पास कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है और फुल वेव और हाफ वेव में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है तो वो ये बन रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर विल आइदर अलाउ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये वाली बात ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफाइड सर्किट विल बी अ करंट दैट हैज़। अच्छा, देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी करंट को रेक्टिफाई करते हैं तो एसी इस तरह होता है। एसी का यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, और इससे जो मेरे पास आउटपुट आता है वो इस तरह से पल्सेटिंग की फॉर्म में आएगा। अब ये अगर आप देखें तो ये सारा का सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो सेम रह रहा है। लेकिन देखें ये पहले जीरो मैग्नीट्यूड, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, इस तरह करके तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा होता है। तो हम कहेंगे एक ऐसा सर्किट होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। तो सेम डायरेक्शन एंड चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, क्या बल्ब इज कनेक्टेड टू आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर ब्लिंक्स 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह होता है कि जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही टाइम्स वो ब्लिंक करता है, क्योंकि देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह से वेव्स बनी होती हैं और हर वेव में बल्ब एक बार ब्लिंक कर रहा होता है। तो अगर 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड लिखा है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट डीसी इज 50 हर्ट्ज। अच्छा, अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमें ये बात पता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ एसी की फ्रीक्वेंसी। तो एसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ डी सी बाई 2। एफ डी सी यहाँ पर अभी हमने देख लिया कितना है, 50 है, तो 50 बाई 2 इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी यूज फॉर बोथ फुल वेव एंड हाफ वेव। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने सिंगल डायोड लगाया होगा तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव के लिए यूज़ कर सकते हैं, फुल वेव के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर आपने सिंगल डायोड लगाया हुआ है और यहाँ पर आपने एसी लगाया हुआ है तो या तो करंट, मतलब सिर्फ करंट इस तरह से फ्लो कर सकेगा और इस तरह से फ्लो नहीं कर सकेगा। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अगर सेंटर टाइप के स्टूडेंट्स हम बात करें तो सेंटर टाइप की दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। पहली अरेंजमेंट ये है कि आप डायोड्स को ऑपोजिट फेस करके लगा दें इस तरह करके, और दूसरी अरेंजमेंट ये पॉसिबल है कि आप डायोड्स को सेम फेस करके लगा दें इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले साइकिल में ये ऊपर वाला डायोड कंडक्टिंग होगा, यहां से करंट आएगा, इधर से जाके इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से यूं करके जाएगा, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ से आगे करंट नहीं जा सकेगा। तो दिस अरेंजमेंट विल एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन जब ये नीचे वाली अरेंजमेंट होगी तो यहाँ ऊपर से करंट जाएगा और यहाँ से पास होगा ए से बी, और जब नीचे से करंट जाएगा तो भी वो यहाँ से जाके और यूं ए से बी पास होगा। तो ये है जी फुल वेव रेक्टिफायर की अरेंजमेंट। तो सेंटर टाइप के बारे में मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर आपके डायोड्स जो हैं
वो ऑपोजिट फेस करेंगे, तो इट विल बिहेव एज हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर सेंटर टाइप में डायोड्स आपके सेम साइड पे फेस करेंगे तो इट विल बिहेव एज फुल वेव रेक्टिफायर। और जहां तक व्हीटस्टोन की बात है तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर सिंगल डायोड हो तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज हाफ वेव, व्हीटस्टोन विल ऑलवेज एक्ट एट फुल वेव, लेकिन सेंटर टाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है जी, क्या सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूजेस डैश डायोड्स फॉर रेक्टिफिकेशन? तो अभी हमने पढ़ लिया कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में दो डायोड्स होते हैं, इस तरह से सेम डायरेक्शन में भी लगे हो सकते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगे हो सकते हैं। तो ये है जी आपके पास सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। अगर यही सवाल आपसे व्हीटस्टोन के बारे में किया होता तो उसके अंदर 4 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इफ डीसी इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेक्टिफायर एंड एसी इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डीसी की फ्रीक्वेंसी और एसी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, जबकि अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात की हो तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स हो जाती है एसी की फ्रीक्वेंसी के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ हाफ वेव का पूछा हुआ है क्योंकि हमसे, तो हाफ वेव में डीसी और एसी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि एन एसी सोर्स विद द मैक्सिमम रेटेड पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू अ डायोड फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द रेक्टिफाइड डीसी? अच्छा, यहां पर हमसे बेसिकली वीडीसी के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स वीडीसी अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो वीडीसी इक्वल हो जाएगा वी मैक्सिमम बाय पाई के, और यही अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर हुआ तो वी डी सी इक्वल हो जाएगा 2v मैक्सिमम बाय पाई के। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें बेसिकली क्या पूछा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला ले लूंगा। मैक्सिमम पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट्स, तो ये हो जाएगा 50 बाय पाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एसी। तो स्टूडेंट जब सेंटर टाइप का लफ्ज दिया होगा सिंपली, तो सेंटर टाइप को हम यूज करते हैं एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, देन बल्ब इज कनेक्टेड टू द आउटपुट विल रीचेस इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस डैश टाइम्स। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज और उससे मैं फुल वेव रेक्टिफाई करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो अब यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हमें 50 टाइम्स दी हुई है, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 टाइम्स, सॉरी 100 हर्ट्ज। यानी कि मैं लिख सकता हूं 100 वेव्स ऑफ डीसी इन 1 सेकेंड। और ये बात हमें पता है कि डीसी की एक वेव में बल्ब एक बार ब्लिंक करता है, देखें यहाँ पर एक एक बार ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 100 वेव्स इन 1 सेकेंड है तो बल्ब विल ब्लिंक 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कुछ चीज़ें, कि एफिशिएंसी का अगर पूछा हो, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं वर्सेस हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एफिशिएंसी का अगर पूछा हो तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होगी 80.6% और हाफ वेव रेक्टिफायर की होगी 40.4%। जबकि अगर रिपल फैक्टर का अगर आप लोगों से कभी पूछा हुआ तो रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48 और हाफ वेव रेक्टिफायर का है 1.21। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एफिशिएंसी कितनी है और रिपल फैक्टर कितना है। नेक्स्ट सवाल है जी, कि हाउ मेनी डायोड्स आर यूज फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सवाल पिछले 2 साल से आ रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है। तो स्टूडेंट देखें, इसका आंसर 4 भी हो सकता है अगर आप व्हीटस्टोन सर्किट को कंसिडर करें, और इसका आंसर 2 भी हो सकता है अगर आप सेंटर टाइप को कंसिडर करें। लेकिन बात यह है कि ये जो व्हीटस्टोन सर्किट है ये आप लोगों की बुक में नहीं है, मतलब कि केपीके बोर्ड की बुक में ये नहीं है। ये जो है ये आपकी पंजाब बोर्ड की बुक में है, और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये आपकी केपीके बोर्ड की बुक में है, और फेडरल की बुक में भी सेंटर टाइप ही है, व्हीटस्टोन का जिक्र नहीं हुआ हुआ।
तो आप लोगों के लिए जो बेहतर ऑप्शन है और जो लास्ट टाइम उन्होंने की में भी दिया हुआ था वो ये 2 वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर कोई बंदा पंजाब से है और वो यूएचएस का टेस्ट दे रहा है तो देन ही शुड गो फॉर 4, क्योंकि उसके अंदर सेंटर टाइप नहीं है, उसके अंदर व्हीट स्टोन है। तो आप लोगों के लिए आई रिपीट कि जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2 सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट सवाल है कि द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट इज यूजली कनेक्टेड टू अ, तो स्टूडेंट्स आउटपुट जो कनेक्ट होता है ना वो हमारे पास फिल्टर सर्किट के साथ कनेक्ट होता है। फिल्टर सर्किट का मकसद क्या होता है, टू स्मूथ पल्सेस। कैसे स्मूथ करना, देखें जो आउटपुट आता है हमारे पास वो इस तरह का आता है, मतलब पल्सेस की फॉर्म में आता है। तो इसके आगे हम फिल्टर सर्किट लगा देते हैं ताकि ये जो पल्सेस हैं ये थोड़ी सी ख़त्म होके करंट तकरीबन इस तरह का आ जाए मेरे पास। तो ये आफ्टर फिल्टर सर्किट इस तरह का करंट आता है, ठीक है। तो आउटपुट को यूजली किसके साथ लगाया जाता है, फिल्टर सर्किट के साथ लगाया जाता है, टू रिमूव पल्सेशंस ऑफ द पल्सेटिंग डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ अ सिलिकॉन डायोड यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जब भी आप पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, जब भी आपका पीएन जंक्शन बनता है, लेट से ये पी है ये एन है, तो ना इसके सेंटर में एक रीजन बनता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, या इसका दूसरा नाम होता है डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के पास एक पोटेंशियल होता है जिसको हम कहते हैं नी वोल्टेज या नी पोटेंशियल। और उस नी वोल्टेज की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। और इसका यह मतलब होता है कि अगर हमें इनके थ्रू करंट पास कराना है तो मुझे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ऊपर का करंट देना पड़ेगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 से नीचे का करंट, ऊपर का करंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज, तो सिलिकॉन डायोड को अगर मैं चाहता हूँ कि वो कंडक्ट करे तो उसका करंट मुझे 0.7 से ऊपर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी के मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ लेमैन सीरीज विल बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम डैश शेल टू डैश शेल। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो अल्फाज यूज होते हैं, एक मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है, दूसरा मिनिमम वेवलेंथ का होता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ का अल्फाज यूज हुआ हो तो पी तो हो जाएगा लोअर शेल ऑफ सीरीज, मतलब कि लेट्स से अगर लेमैन है तो 1 हो जाएगा, बाल्मर है तो 2 हो जाएगा, इस तरह करके। लेकिन जो एन होगा ना वो होगा p+1। जबकि अगर कभी भी मिनिमम का लिखा हो तो p अगेन लोअर शेल ऑफ सीरीज हो जाएगा और n को आपने हमेशा इनफाइनाइट लेना है इन केस ऑफ अगर आपके पास लिखा हुआ है मिनिमम वेवलेंथ। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझसे पूछा हुआ है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमैन सीरीज। तो लेमैन सीरीज के लिए p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू 1 होती है क्योंकि वो फर्स्ट शेल में आ रहा होता है एटम, इलेक्ट्रॉन सॉरी। और मैक्सिमम का पूछा हुआ है तो n हो जाएगा p+1, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम सेकेंड शेल टू फर्स्ट शेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फोटोन एमिटेड इन बाल्मर टू दैट इन पास्टन सीरीज। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी हाईएस्ट होगी, अगर एनर्जी हाईएस्ट होगी तो इनडायरेक्टली इन्होंने बोला हुआ है कि वेवलेंथ मिनिमम होगी। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए p की वैल्यू मैं यहां पर, क्योंकि मुझे बाल्मर सीरीज बोला है तो 2 ले लूंगा, और n की वैल्यू जो है वो मैं ले लूंगा इनफाइनाइट, क्योंकि मिनिमम के लिए n की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। अच्छा, और अगर मुझसे पास्टन की बात की हो तो पास्टन के लिए मैं p ले लूंगा, ये बाल्मर के लिए आ गई। और अगर मैं बात करूं पास्टन की, तो पास्टन के लिए p की वैल्यू आ जाएगी 3 और n की वैल्यू इसके लिए भी आ जाएगी इनफाइनाइट। फिर अगर मैं वेवलेंथ फाइंड करूं तो लैम्डा मिनिमम ऑफ पास्टन सीरीज इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, -1/n स्क्वायर है तो इन्फिनिट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा RH/4,
या लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 4/r। जबकि अगर मैं यहाँ पे पास्टन का फाइंड करूँ तो वो हो जाएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू RH। 1/p² है तो ये 3 का स्क्वायर होके 9 हो जाएगा, माइनस 1/∞ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/9, और लैम्डा मिनिमम इक्वल हो जाएगा 9/r। अब मुझे इसका और इसका रेशो फाइंड करना है, तो 4/r डिवाइडेड बाय 9/r, ये r कैंसिल हो जाएगा और 4/9 हमारा आंसर बच जाएगा। तो 4/9 सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम जंप्स फ्रॉम एनी शेल टू फोर्थ शेल द फोटोन एमिटेड विल लाई इन। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अगर सीरीज की बात की जाए तो लेमैन सीरीज आ चुकी है हमारे पास, बाल्मर आती है, पास्टन आती है, ब्रैकेट आती है, पी फंड आती है, या फंड आती है, इसको पी नहीं बोला जाता। अच्छा, अब लेमैन सीरीज के लिए पी की वैल्यू यानी कि लोअर शेल की वैल्यू 1 होती है, बाल्मर के लिए 2 होती है, पास्टन के लिए 3 होती है, ब्रैकेट के लिए 4 होती है, और पी फंड के लिए 5 होती है। अच्छा, अब ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि लाइमेन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है बाल्मर से, विच इज़ ग्रेटर देन पास्टन, विच इज़ ग्रेटर देन ब्रैकेट, विच इज़ ग्रेटर देन फंड, यानी कि एनर्जी इस तरह से होती है। जबकि वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो वेवलेंथ सबसे कम होती है बाल्मर सीरीज़ की, फिर बाल्मर की, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, और फिर फंड की। तो इस हिसाब से अगर आप लोगों को ये जानना हो कि कौन सा सीरीज किस में लाइट एमिट करता है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी लेमन में होती है तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिट करता है। फिर बाल्मर की बारी आए तो बाल्मर विजिबल रीजन में करता है, और बाल्मर से आगे जितनी भी सीरीज हैं वो सारी की सारी किस में लाई करती हैं, इंफ्रारेड में लाई करती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमसे बोला हुआ है एनी शेल टू फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल जो है वो ब्रैकेट सीरीज है, तो ब्रैकेट सीरीज किस में लाई करती है, इंफ्रारेड में लाई करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि एक्सरेस आर मोस्ट लाइकली टू कॉज। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है मोस्ट लाइकली और विल कॉज, इसमें बहुत फर्क होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इट इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय कलर्ड रीजन लाइट, अल्ट्रावायलेट रीजन लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। तो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 रीजन्स जो हैं अगर आप इन्हें किसी मेटल पे फायर करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। एक्सरेज को अगर आप किसी मेटल पे फायर करेंगे तो उनकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है तो दे आर मोस्ट लाइकली टू कॉज क्वांटम इफेक्ट। और पेयर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो गैमा रेज जो हैं उनकी एनर्जी क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है तो दे आर मोस्ट लाइकली टू कॉज पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे एक्सरेज का पूछा हुआ है तो एक्सरेज आर मोस्ट लाइकली टू कॉज क्वांटम इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन क्वांटम इफेक्ट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू वेवलेंथ ऑफ डिफ्लेक्टेड फोटोन इज इक्वल टू। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इस तरह होता है कि अगर ये एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो जब फोटोन आके इस पे लगेगा तो फोटोन एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इसकी एनर्जी ई डैश है बाद वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश है और इसका लैम्डा लैम्डा डैश है, और इनिशियली इसकी एनर्जी ई थी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी और इसका लैम्डा लैम्डा था। तो ये बात याद रखें कि जब भी वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसका लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझसे पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन यानी कि लैम्डा ओवर लैम्डा डैश, ठीक है, तो लैम्डा जो है वो कम होगा, लैम्डा डैश जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि फोटो डायोड यूजेस डैश प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट। तो स्टूडेंट फोटो डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता है कि यूजेस कौन सी, मैटर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो मैटर प्रॉपर्टी को वो यूज करता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो डायोड इनडायरेक्टली यूजेस मैटर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सवाल है कि विच फंडामेंटल लॉस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स के सारे लॉस जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। और किस तरह से होते हैं ज़रा हम ये देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि सबसे पहले हमने रखा होता है हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियस जो है वो करता है एब्जॉर्ब रिकॉइल एनर्जी, यानी कि हैवी न्यूक्लियस हैव अ रोल इन मेंटेनिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सेकेंडली हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं और इन दोनों का चार्ज ऑपोजिट होता है, यानी कि इनका नेट चार्ज अगर मैं कंबाइन करूं तो वो जीरो होता है और फोटॉन का भी चार्ज जीरो होता है। तो इसलिए दीज आर फॉर्म टू कंजर्व चार्ज। और फाइनली अगर मैं बात करूं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव क्यों करते हैं? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व कर सके, ठीक है। तो ये है जी कि पेयर प्रोडक्शन में जो है ये सारे के सारे लॉस फॉलो होते हैं और ये मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि कौन सी चीज किस लॉ को फॉलो करवाती है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम ड्यूरिंग कॉम्पटम्स इफेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ सेम रहती है ड्यूरिंग कॉम्पटम्स इफेक्ट? तो देखें, एनर्जी हमने पढ़ा ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। कॉम्पटम्स वेवलेंथ क्या चीज़ है? देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पटम शिफ्ट इक्वल होती है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा के। तो ये जो स्टूडेंट H/m0c है ना, इसमें ये H जो है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये m0 जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। और अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट है, मतलब ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्योंकि कांस्टेंट हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्पटम्स वेवलेंथ। इस H/m0c का नाम क्या है? कॉम्पटम्स वेवलेंथ। और कॉम्पटम्स वेवलेंथ सेम रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पटम्स वेवलेंथ। नेक्स्ट है जी कि व्हेन एनर्जी ऑफ अ फोटोन यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन विल बिकम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आप एनर्जी का फोटोन फायर करते हैं वो सबसे पहले जाता है वर्क फंक्शन में और रिमेनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब आप कंसिडर करें लेट्स से कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन इक्वल है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अगर आप 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फायर करते हैं तो उसमें से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा वर्क फंक्शन में और बाकी 8 अपेयर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो जब आपने 10 फायर किया तो 8 आया। अब आप फोटोन की एनर्जी को डबल कर दें जैसा कि सवाल में, यानी कि आप 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लें, तो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 गया 20 में से तो बचा 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 8 का डबल नहीं हुई, यानी कि वो 16 नहीं हुई, वो 16 से भी ज़्यादा हुई, तो मोर देन डबल हो गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी कि क्वांटम इफेक्ट ऑब्जर्व स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज इन। तो स्टूडेंट्स यह आपकी किताब का एमसीक्यू है, मतलब लाइन है कि क्वांटम्स ने जो है वो ग्रेफाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वांटम इफेक्ट फर्स्ट टाइम किस में ऑब्जर्व किया गया था? ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि डिस्क्रीट ब्लैक लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड इज अ। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ब्लैक लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां पे क्योंकि डार्क लाइंस का बोला हुआ है तो दिस इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली विच पार्टिकल विल हैव मोर वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो हम वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे लैम्डा की जिसमें काइनेटिक एनर्जी आता हो। तो हम लिख देंगे H/2m/ke। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें सेम दी हुई है, तो लैम्डा और m का जो है वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, यानी कि जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में से किसका मास कम होता है? प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि अ फोटोन कैन ट्रांसफर। तो
तो स्टूडेंट्स फोटोन एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है, और जब फोटोन एक्ट करेगा एज अ मैटर, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, तो उसमें वो मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है। तो बोथ ए एंड बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास के रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज। तो स्टूडेंट फोटोन के बारे में याद रखना है आप लोगों ने कि फोटोन का रेस्ट मास भी जीरो होता है, फोटोन का रेस्ट चार्ज भी जीरो होता है। ठीक है, ना फोटोन के पास कोई मास होता है, ना ही फोटोन के पास कोई चार्ज होता है। तो रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन एज वेल एज रेस्ट चार्ज ऑफ अ फोटोन इज जीरो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ अ बाल्मर सीरीज इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम डैश शेल टू डैश शेल। अच्छा, ये आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि अब तक समझ आ गई होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ की जब भी बात होगी तो आप लोगों को मैंने क्या सिखाया है कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए n को हमेशा इनफाइनाइट लेना है और p को उस सीरीज का लेना है। तो यहां पर अगर देखें बाल्मर सीरीज है तो बाल्मर के लिए p की वैल्यू होती है 2, तो यानी कि आपका n की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और सेकंड शेल तो इनफाइनाइट और सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी के an element xa after emitting a series of radioactive rays is converted into xa minus 8. तो a is atomic mass, then how many minimum number of rays are emitted? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। देखिए, ये बोला गया है कि एक x एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास a था, उसने कुछ रेडिएट किया और वो कन्वर्ट हो गया x में जिसका एटॉमिक मास 8 कम हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप रेस की बात करें तो सिर्फ अल्फा रे ऐसी है जो कि मास को कम कर सकती है। जब एक अल्फा रे निकलती है तो एटॉमिक मास डिक्रीज करता है बाय 8 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है, सॉरी, एक निकलती है तो एटॉमिक मास डिक्रीज करता है बाय 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है बाय 2। अब यहां पे एटॉमिक मास डिक्रीज किया है 8, तो अगर मैं कंसिडर कर लूं कि x ने 2 अल्फा रे निकाली तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y एटम में जिसका एटॉमिक मास 8 कम हो चुका है और एटॉमिक नंबर 4 कम हो चुका है। y मैंने क्यों लिखा, x मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एटॉमिक नंबर कम होने से एलिमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये x नहीं रहा, लेकिन सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि ये y में नहीं कन्वर्ट हुआ, ये x ही रहा है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहा है। अब हमने y को कन्वर्ट करना है वापस x में, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर +4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्लस करने का एक ही तरीका है कि आप बीटा रे एमिट करवाएं। बीटा रे जब एक एमिट होती है तो एक एटॉमिक नंबर एमिट प्लस होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि y से 4 बीटा रेस एमिट कराएंगे, तो y वापस x में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास 8 ही रहेगा, -8 हो जाएगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम जहां था वहां पे चला जाएगा। तो टोटल कितनी रेस एमिट हुई? 2 अल्फा रेस एटॉमिक मास कम करने के लिए और फिर 4 बीटा रेस एटॉमिक नंबर को वापस अपनी ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए। तो टोटल 6 रेस एमिट हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेजेस। तो स्टूडेंट्स, गामा रे जो है वो बेसिकली क्या है, लाइट है, तो इसकी वेलोसिटी इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड के। देन बीटा रे आती है, देन अल्फा आती है। अल्फा की वेलोसिटी सबसे कम होती है और 10⁻6 के ऑर्डर में होती है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो गैमा की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि द मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एन एटम द मोर या मोर लेस इट विल बी रेडियो एक्टिव। देखिए स्टूडेंट, इस तरह होता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, बेसिकली क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी आपके एटम को होल्ड करके रखती है, न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस आपके पास उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपके पास उतना एटम रेडियो एक्टिव कम होगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, एटम विल बी लेस, इट विल बी रेडियो एक्टिव। ऑप्शन नंबर बी। और एक और बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी इंटरमीडिएट साइज एटम्स की होती है। ये भी कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज आ जाएगा कि इंटरमीडिएट साइज एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो सबसे कम क्या होते हैं,
रेडियो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, वेनेडियम हो गया, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये कम रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि सबसे पहली सीरीज बाल्मर की गई थी और उसका रीजन ये था कि बाल्मर सीरीज लाइज इन कलर रीजन। तो जो भी रे कलर रीजन में लाई करती है उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो नजर आए, और क्योंकि वो पहले नजर आई थी इसलिए वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। तो बाल्मर सीरीज वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है जी कि हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ जो है ना वो सिर्फ डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड ऑन डिके कांस्टेंट एंड मटेरियल, कि आपने एलिमेंट कौन सा लिया है। जो एलिमेंट जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा उसका डिके कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। जो मटेरियल जितना कम रेडियो एक्टिव होगा उसका डिके कांस्टेंट उतना कम होगा, उसकी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। तो हाफ लाइफ बेसिकली किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? डिके कांस्टेंट पे और टाइप ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो वो होगा जी ऑल ऑफ दीज। ना ही वो इनिशियल नंबर पे डिपेंड करती है, ना ही वो डिकेड एटम्स पे, ना ही वो टोटल टाइम पे। तो हाफ लाइफ इनमें से किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करती। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि द इक्वेशन फॉर emitted absorbed photon is this where r is Rydberg constant is not valid for। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट। देखें इस इक्वेशन, ये जो है ना, ये वाली इक्वेशन जो आप स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए पढ़ते हैं कि r 1/p² माइनस 1/n², ये स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ना ये ओनली वैलिड है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि वो एटम्स जिनका वन इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए, हीलियम +1 के लिए, लिथियम +2 के लिए, इसी तरह आगे जाते रहें तो जिन जिन भी एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है ये इक्वेशन सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो हीलियम के लिए है, हीलियम +1 के लिए, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन लिथियम +1 के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +1 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एमिट। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है 3 टाइप्स का। ठीक है, एक होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम, और एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास जब भी ट्रांजिशन करते हैं वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जब आपके पास ट्रांजिशन करते हैं तो वो बैंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और अगर एक्सरेज की बात की जाए या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस एक्सरेज। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का पूछा हुआ है, तो बैंड स्पेक्ट्रम बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल कंटेनिंग सोडियम एटम्स द स्पेक्ट्रम शोज सम ब्लैक लाइंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा आगे करके पढ़ना होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम फर्दर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरे को हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी सैंपल है हम उसे हीट करते, उससे जी हमारे पास रेडिएशन एमिट होती है। वो रेडिएशन अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमें ब्राइट लाइंस की फॉर्म में मिलती है ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। मतलब इस तरह से बैकग्राउंड डार्क होगा और ब्राइट लाइंस होंगी। तो ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके मुकाबले में अगर मैं लाइट फॉल कराऊं किसी सब्सटेंस पे, ठीक है, लाइट फॉल कराई मैंने सब्सटेंस पे, वो कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को एमिट कर देगा। तो वो जो लाइंस एब्जॉर्ब हुई होंगी वो डार्क लाइंस की फॉर्म में अपेयर होंगी। तो डार्क लाइंस ऑन अ बैकग्राउंड इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर हमें बोला हुआ है कि सम ब्लैक लाइंस, तो ब्लैक लाइंस मींस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी कि एक्सरेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरे ना हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज होती हैं,
तो जो इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज होती है ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में निकलती हैं, यानी कि उनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है। और जो हमारे पास ब्रैम-स्टॉर्लिंग एक्सरेज होती हैं ना, वो हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं। तो एक्सरेज दोनों टाइप्स की होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम में भी हो सकती हैं और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी कि इलेक्ट्रॉन in an electron in an hydrogen atom falls from energy level E2 to E1 and emits a photon। ठीक है, तो the wavelength of the emitted photon is, अब देखें स्टूडेंट्स, इस तरह है कि वेवलेंथ एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी डिफरेंस हायर ऑर्बिट माइनस इनिशियल ऑर्बिट, और ये इक्वल होती है एच सी बाय लेमडा के। अब अगर हमसे लेमडा का पूछा हुआ है तो लेमडा हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू, तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 8 शेल टू 4 शेल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड आर। अच्छा, अब जब भी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का बोला होगा तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने यूज करना है, वो है n माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर अगर मैं डालूं तो n है जी हमारे पास 8, तो 8 माइनस 4, यहां पर हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 प्लस 1 5, और 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 बाई 2 कैंसिल होके, तो 10 लाइन्स विल बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 8 शेल टू 4th शेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्टन सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था कि जब भी लैम्डा मिनिमम या लैम्डा शॉर्टेस्ट बोला होगा तो P की वैल्यू जो सीरीज वाली होगी वो डालेंगे और N की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे। अब फॉर पास्टन सीरीज P की वैल्यू इक्वल होती है 3, तो जो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा मिनिमम हो जाएगा R 1 बाई पी स्क्वेयर होता है, तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 1 बाई इनफाइनाइट स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास R 1 बाई 9 स्क्वेयर माइनस 0। तो लैम्डा मिनिमम इसको इन्वर्स कर लेंगे तो हो जाएगा 9 बाय R, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी कि द हायर द शेल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन जम्प्स द मोर द डैश विल बी एमिटेड ऑफ अ फोटोन। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि अगर ये आपके शेल्स हैं तो जितने ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आता है और दूसरा फिफ्थ से इधर आता है, तो द हायर द शेल, एन जितना ज़्यादा हायर होगा और पी जितना ज़्यादा लोअर होगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन उतनी ज़्यादा होगी, और लैम्डा ऑफ फोटोन उतना कम होगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि द हायर द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन द मोर विल बी द, तो द मोर विल बी आइदर द फ्रीक्वेंसी और द एनर्जी। वेलोसिटी तमाम फोटोन की सेम होती है और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। वेवलेंथ जितना ऊपर शेल होगा उतनी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स करेक्ट रिगार्डिंग वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में याद रखना है आप लोगों ने कि फोटोन यानी कि वेव है वो, तो फोटोन विल आइदर एक्ट एज अ वेव, फोटोन के बारे में अगर बात करें तो फोटोन विल आइदर एक्ट एज अ वेव और अ पार्टिकल, बट नेवर बोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि फोटोन वेव के तौर पे भी एक्ट करे और पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट करे। वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें वो वेव के तौर पे एक्ट करता है, और वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें वो एज अ पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है। तो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें वो वेव के तौर पे एक्ट करता है, तो ये होंगे जी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें वो एज अ पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है,
तो वो है जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और सॉर्ट ऑफ एनालिशन को भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस वो यही चीज प्रूव करती है। तो ये हो गया जी हमारे पास कि किन प्रोसेसेस में फोटोन एक्ट एज अ वेव और किन प्रोसेसेस में इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल आ जाता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ फोटोन। तो अभी हमने पढ़ा कि ये और ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, जबकि सिर्फ जो पोलराइजेशन है इनमें से वो क्या है, वेव नेचर। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसेसेस वेव नेचर को शो करते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन आ जाती है, रिफ्रैक्शन आ जाती है, डायफ्रैक्शन आ जाती है और इंटरफेरेंस आ जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि टू बॉडीज हैविंग masses m1 and m2 such that m1 is greater than m2 are moving with same momentum. According to de Broglie, the body with more mass will have a wave of dash associated with it. अच्छा, de Broglie ने जो इक्वेशन दी थी हमारे पास, उसकी तीन फॉर्म्स हैं। सबसे पहली ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर टू एम के ई। अब इन तीनों में से हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि विद सेम मोमेंटम, तो हमने वो इक्वेशन लेनी है जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो अगर मोमेंटम सेम है स्टूडेंट्स, तो डी ब्रॉगली के ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये वैसे भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि बोथ विल हैव इक्वल वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि द स्टेटमेंट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड इट विद इट वाज प्रूवन बाय। अच्छा, ये जो है ना स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है ना, उसका स्टूडेंट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। मतलब कि डी ब्रॉगली ने दिया था कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। और उसने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी या एच ओवर पी। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को प्रूफ जो था ना, वो किया था आपके पास डेविसन और जर्मर ने, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ दिया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन को स्टडी किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कब डायफ्रैक्ट करते हैं, जब वो एज अ वेव बिहेव करते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन इज अ वेव प्रॉपर्टी। तो कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली लेकिन प्रूफ बाय डेविडसन एंड जर्मर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ स्मॉल स्लिट दे आर डायफ्रैक्टेड, दिस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। क्योंकि डायफ्रैक्शन क्या है, असल में वेव नेचर है। और ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डेविसन और जर्मर ने भी यही प्रॉपर्टी को स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकल क्रिस्टल में से पास किए तो वो डायफ्रैक्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एज अ मैटर डायफ्रैक्ट कर रहे हैं और डायफ्रैक्शन असल में वेव की प्रॉपर्टी है। तो इससे ये बात प्रूफ हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज पार्टिकल्स। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिटरमिन्स। तो स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हाट हैपन्स इफ यू चेंज इंटेंसिटी एंड व्हाट हैपन्स इफ यू चेंज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन को चेंज करने से क्या होता है और एनर्जी ऑफ फोटोन को चेंज करने से क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप जब भी ज्यादा करेंगे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब भी आप एनर्जी ऑफ फोटॉन को ज्यादा करेंगे, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा उन्हें रोकने के लिए। तो इसके रिजल्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट, जब आप इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है, और जब आप एनर्जी ज़्यादा करते हैं तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन करती है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिटरमिन करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अभी हमने पढ़ा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों? क्योंकि अगर ब्राइटनेस की बात होती तो ब्राइटनेस क्या चीज़ ज़्यादा करती है? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा करती है, वेलोसिटी को नहीं ज़्यादा करती है। लेकिन जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके रिजल्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि इंटेंसिटी और ब्राइटनेस से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी पे, सिर्फ एनर्जी ऑफ फोटोन को बढ़ाने से जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अच्छा जी, तो 12.5 ऑफ अ 20 kg of a radioactive element is left behind after a time span of 30 years. What is the half life of this element? अच्छा जी, यहाँ पर जो है लेफ्ट बिहाइंड है, यानी कि अनडिकेड हमें दिया हुआ है, अनडिकेड हमें दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है इन्होंने 30 ईयर्स, और हमें कहा हुआ है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनडिकेड का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर अनडिकेड 12.5% है, इनिशियल हमारे पास 100% होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर n। ये 100 मैं नीचे ले आऊँगा तो इसको इस तरह से लिख लिया जाएगा, 12.5 बाय 100 इज इक्वल टू 1/2n। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होती है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी 3। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल होता है टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इक्वल हो जाएगा टोटल टाइम बाय n। यहाँ पर टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 30 ईयर्स, n हमने फाइंड कर लिया 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ईयर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल है कि डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज। ठीक है, तो डिके कांस्टेंट की अगर स्टूडेंट बात हुई हो तो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है? तो डिके कांस्टेंट इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल होता है 0.693 बाय हाफ लाइफ। तो ये हो जाएगा डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.69 बाय टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि द रेंज ऑफ द गैमा रेडिएशन इज। तो स्टूडेंट्स, ये आपके केएमयू कैट का पास पेपर का सवाल है। तो रेंज ऑफ गैमा रेंज इज वेरी हाई, यानी कि ये जो है ये फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू होके और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे? इस तरह से कि आपको एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है E इज इक्वल टू mc², m हो जाएगा 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, c हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर ये मेंशन होना चाहिए था कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह एक पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए भी E इज इक्वल टू mc², यानी कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो जो टोटल एनर्जी चाहिए होगी वो चाहिए होगी 0.51 प्लस 0.51 विच इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.02 या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? पेयर प्रोडक्शन के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रिपल फैक्टर इज डैश एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको पढ़ाया कि रिपल फैक्टर होता है 1.21 के, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर होता है 0.48 के। अच्छा, ये रिपल फैक्टर होता क्या है? दिस इज राइज एंड फॉल ऑफ करंट। ठीक है,
किस तरह से राइज एंड फॉल, मतलब कि अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बनाऊं तो उसकी ये आउटपुट होती है, जबकि अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाऊं तो उसकी ये आउटपुट होती है। तो देखिए यहां पर करंट राइज किया, फिर काफ़ी फॉल किया, फिर राइज किया, फिर काफ़ी फॉल किया, फिर राइज किया, फिर फॉल किया। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा राइज करके फॉल करके राइज करके फॉल करता है, तो इसी वजह से रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस एंड रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज मोर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज मोर देन रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी कि वेन एवर एन एलिमेंट रेडिएट्स इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस इट मीन्स दैट इट हैज डेफिनेटली एमिटेड। तो इसका आंसर है अल्फा रे, क्योंकि अल्फा रे एक वाहिद रे है जो कि मास को डिक्रीज कर सकती है। इसके अलावा और कोई रे नहीं है जो कि मास को डिक्रीज कर सकती है, तो अल्फा रे इज द ओनली रे दैट कैन डिक्रीज मास। नेक्स्ट है जी कि द स्लोप ऑफ डिकेइंग एटम्स एंड टाइम गिव्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं स्लोप बनाऊं डिकेइंग एटम्स की और टाइम की, यानी कि ये डिकेइंग एटम्स है, ये मेरे पास टाइम है, और इसको मैं हाफ लाइफ्स में डिवाइड कर देता हूं, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% रह जाएगा, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ उसका 50, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ उसका 50। तो ये ग्राफ मेरे पास इस तरह से एक डिक्रीजिंग कर पाता है। यहां पे स्लोप की बात हुई है, तो स्लोप इक्वल होता है y पे जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय x, तो ये मेरे पास बन जाता है रेट ऑफ डिकेइंग एटम्स, और रेट ऑफ डिकेइंग एटम्स इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। एक्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट जो है वो हमारे पास बैक्वेरल है, और इसके अदर यूनिट्स में क्यूरी आ जाता है, और एक क्यूरी में 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैक्वेरल्स आते हैं। तो स्लोप ऑफ डिकेइंग एटम्स एंड टाइम गिव्स एक्टिविटी। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट की डिस्कशन एंड होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे टेस्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू।